नमस्कार, जुबली पोस्ट के इस खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, या यूं कहिए कि देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। करीब 1.25 करोड़ रोजगार देने की बात की। 1.25 करोड़ रोजगार सुनने में काफी बड़ी संख्या लगती है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी करीब 23 करोड़ है, उसमें 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की मुहिम की शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने। और इस मुहिम की शुरुआत करने के लिए उन्होंने अतिथि बनाया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी ने आज इस देश के उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर के उन्होंने घोषणाएं की। तो सबसे पहले सुनेंगे हम उस कार्यक्रम की कुछ बातें, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस 1.25 करोड़ रोजगार के जो पूरे आंकड़े आए हैं, जो पूरी घोषणा हुई है, इसके ऊपर क्या है। कुछ विवाद भी खड़े हो रहे हैं, वो भी, और हम ये भी जानेंगे कि 1.25 करोड़ रोजगार का आधार क्या है इस बात का। सबसे पहले हम देखते हैं अपने इस सुबह वाले कार्यक्रम, जब घोषणा कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, उसकी कुछ झलक। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, सच कहता अभूतपूर्व प्रशंसनीय। आपने जो काम किया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। और ये जो बात कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में पूरी दुनिया को चमत्कृत कर देने की क्षमता है, ये एक बहुत बड़ी बात। और ये बात है क्योंकि 1.25 करोड़ रोजगार, अगर मैं ये बात कहता हूं कि 1.25 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जब हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछला कार्यकाल का पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, तो उस वक्त भी उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात वो वादा, और बहुत समय तक उसके ऊपर चर्चा होती रही, उसके ऊपर बात होती रही कि भाई 2 करोड़ रोजगार का जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था वो तो पूरा नहीं कर पाए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कोरोना संकट के भीतर, जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जब बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, उस वक्त इन्होंने कहा कि इनका दावा है कि 1.25 करोड़ नौकरी हम दे देंगे। तो इस पर बात करनी बहुत जरूरी है, और बात करने के लिए हमारे पास एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं अश्विनी शाही, जो बताएंगे, हमको ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बताएंगे कि भाई ये 1.25 करोड़ का जो पूरा एक, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी चकित हो गए, इसका आधार क्या है। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह जी। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह एक विजिल ब्लोअर के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद एक बार तो ये भी घटना हुई, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कि जब सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर भी लिखा दी। इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में विश्वविजय सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
महामंत्री हैं, महासचिव हैं, और एक हम लोग इस पे सारगर्भित चर्चा करके ये पहुंचने की कोशिश करेंगे इस नतीजे पर कि आखिर ये दावा है तो क्या ये महज दावा है, अगर ये हकीकत होगी तो इस हकीकत का आधार क्या होगा और विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने आज सुबह से कई ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं और उन ट्वीट्स में उन्होंने ये भी कहा कि भाई 1.25 करोड़ नौकरियों की बौछार हो गई, आप अपने आप को बचा लीजिए, कहीं एक आध नौकरी आपको लग न जाए। तो ये एक व्यंग था और उसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है कि आखिर इस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी शाही हमारे साथ देखिए, विश्वविजय सिंह भी जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। और अश्विनी शाही, आपसे पहला सवाल। अश्विनी भाई, 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज तक उसके डेटा नहीं आ पाए, नौकरियां जाने की खबरें ज्यादा आ रही हैं और उत्तर प्रदेश देश में, भारत में बेरोजगारी दर बढ़ी है। ये पूरी दुनिया की जांच एजेंसियां भी कह रही, रिसर्च एजेंसियां भी कह रही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक व्यक्तित्व 2 करोड़ नौकरी नहीं सृजित कर पाया और हमारे मुख्यमंत्री ने इस वक्त ये दावा कर दिया है कि 1.25 करोड़ नौकरियां देंगे। तो भाई इसका आधार क्या है, कुछ हम लोगों को भी समझाइए। जनता बहुत परेशान है ये समझने के लिए कि 1.25 करोड़, उम्मीद तो बहुत बढ़ गई, लेकिन ये मिलेंगी कैसे, ये नौकरियां हैं कहां? उत्कर्ष जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इन चीजों की शुरुआत हो गई जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ है और हमारे प्रवासी श्रमिक भाई लोग अपने प्रदेशों में लौटना शुरू किए हैं। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार एक पहली सरकार थी जिसने उन श्रमिकों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कौन कहां से है, कहां आएगा, कहां जाएगा, कहां क्वारंटाइन किया जाएगा, कैसे वहां रहेगा। तो उसके माध्यम से उनका एक डेटा इकट्ठा हुआ। वो सिर्फ डेटा इकट्ठा करना और अपने प्रवासी श्रमिक भाइयों को बुलाना ही एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसमें एक आगे की सोच थी। उस सोच का ये मतलब था कि आप पिछली सरकार जो केंद्र में हुआ करती थी बहुत लंबे दौर तक, चाहे जिसकी भी रही हो, उसने उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को सिर्फ श्रमिक ही रहने दिया, आगे बढ़ने का कहीं भी उनको चांस नहीं दिया। श्रमिकों को हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये 4-5 राज्य हैं जहां सर्वाधिक श्रमिक पाए जाते हैं और उस पर कभी भी आगे बढ़ाने का उस पर काम नहीं हुआ। लेकिन माननीय योगी जी ने उस पर एक विचार किया और आगे की सोच से उस एक परिकल्पना को साकार करने जा रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में लगभग 7वें नंबर का देश है, जिसमें हम कई देशों से ज्यादा जनसंख्या है, पाकिस्तान से भी हमारी लगभग बराबर की होगी या ज्यादा होगी हमारी जनसंख्या। तो हमको उत्कम जी, मुझे थोड़ा खत्म कर लेने दीजिए, एक पहला वो खत्म कर लेने दीजिए, मैं अब आता हूं। एक बात समझिए, पुराना इतिहास नहीं समझना, बात जो है इस आधे घंटे के टाइम में ये बात करनी है कि ये 1.25 करोड़ रोजगार आप कैसे देने की क्या योजना है, इसके ऊपर बात करनी है। उत्कर्ष जी, कहीं भी शुरुआत होगी तो इतिहास तो आएगा ही आएगा सामने, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये तो मान के चलिए एक प्रसंग आता है। देखिए उदाहरण, ये एक प्रसंग है, मेरा कहने का तात्पर्य एक प्रसंग है ये, और उसमें मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बाहर जाके प्रवासी कहलाने लगे, अपने घर में लौट रहे हैं, हम तो प्रवासी कहला रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये चीज कहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक विजन अपना क्लियर किया जो पिछली सरकार, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने नहीं देखा था कि हमारे इस कुछ स्किल, कुछ अनस्किल, आज जैसे कि प्रधानमंत्री जी का आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, उन्होंने एक संत कबीर नगर के व्यक्ति से पूछा कि हैदराबाद में जो कमाते थे और यहां पर कमा रहे हो, दोनों में क्या अंतर है? उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं है, मैं यहां कमा रहा हूं, उतना ही कमा रहा हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि योगी सरकार ने इसमें श्रमिकों का एक डेटा मैपिंग कराया और 34 लाख 35 लाख के आसपास, और हम ये कहेंगे कि सरकार के आंकड़े लगभग 50 के हैं जो गाड़ियों से आए, 10 लाख करीब पैदल भी आए होंगे और अन्य साधनों से भी आए होंगे। तो 50-60 लाख तो अभी हमारे पास डेटा लगभग आ रहा है, जिनको हम रोजगार अपने प्रदेश में चाहे वो जिस भी भांति दें, देने का तो काम करेंगे। एक विजन, एक सपना योगी जी ने देखा है और इस पर और मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं, आप चर्चा का अपनी कमेंट।
1.25 करोड़ रोजगार की घोषणा हो गई और स्किल मैपिंग हुई 30,47,000 लोगों की। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह सर, आपने आज इसके ऊपर बहुत तंज किए हैं ट्विटर पे और बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन किया है, तो क्या आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, ये सिर्फ बातें हैं? क्योंकि आप लंबा प्रशासनिक अनुभव आपके पास है, आपने सरकारों को देखा है। अश्विनी शाही कह रहे थे कि पुराने सारी सरकारों ने इसका ध्यान नहीं दिया, इनके भी 4 मुख्यमंत्री उसके भीतर शामिल हैं, राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, तो उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। लेकिन आप बतौर अधिकारी आपने अनुभव किया है कि क्या इतना आसान है कि कोई कहे कि हम 1.25 करोड़ रोजगार दे देंगे और रोजगार मिल जाए? जी देखिए, सरकार ने संकल्प लिया है, अच्छी बात है जी। सरकार ने आज संकल्प किया है, 3 वर्ष होने को हैं कि हम 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो संकल्प तक बात ठीक है, लेकिन कार्य योजना कुछ नहीं है। किसको कितना कहां मिलेगा? अब आप देखिए, 1.5 करोड़ बच्चे जो बेरोजगार हैं वो रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है उत्तर प्रदेश के, 1.5 करोड़। 5.5 करोड़ युवा है जो रोजगार है, जो बेरोजगार हैं, जिनमें से केवल 1.5 करोड़ के नाम दर्ज हैं रोजगार कार्यालय में। तो क्या वो 1.5 करोड़ लोगों में से 1.25 करोड़ आ रहे हैं? क्या उनमें से नौकरी दी जाएगी? जो तमाम भर्ती आयोग हैं जिनकी भर्तियां लंबित हैं, विवाद चल रहे हैं, मांग रहे हैं, सड़क पे हैं लोग, शिक्षा मित्रों को मिला के, शिक्षकों को मिला के, सहायक कोषागार के जो अभ्यर्थी हैं उनको मिला के, तमाम और वर्गों के अभ्यर्थी हैं, लिपिक वर्गीय हैं, क्लास 3 हैं, क्लास 2 की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी भर्तियां नहीं हो पाई हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं वास्तव में 1.25 करोड़ कौन है। अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे भी थे आंकड़े, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनकी बातों में विरोधाभास है। जो पोस्टर प्रिंट हुआ है और जो कहा गया है, उनके आंकड़ों में आप स्वयं ही देख लिया होंगे, आपने मैंने भेजा था, उनमें डिफरेंस है। चलो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको ये भी मान लें कि प्रशासनिक अधिकारियों की त्रुटि है, ये मान लें, क्योंकि हम और आप बैठ के जब देखते हैं तो हम तो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम हर चीज को ध्यान से देखते हैं। आंकड़ों में मेरा शौक है, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है फाइनेंस की, मैंने एमबीए किया है, पीएचडी किया है, आप भी फाइनेंस के महारत रखते हैं आप। हम आंकड़ों को ध्यान से देखते हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या होगा। अगर कथनी में ही अंतर है तो लगता है कि ये खाली बोलने की बात हो रही है, क्योंकि जब कार्य योजना होती है तो उसमें तथ्यात्मक आंकड़े दिए जाते हैं। 1.25 करोड़ लोग कौन, किस किस फैक्ट्री में? आप जानते हैं 2.25 लाख यूनिट हैं आपकी, जो उद्योग हैं, छोटे लघु उद्योग, 2.25 लाख। अब उस पोस्टर में लिखा गया है 1 लाख नई यूनिट खोली जाएंगी, उसके लिए 6.25 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, 3 लाख खोली जाएंगी, उसमें 10 करोड़ ऋण दिया जाएगा। अब जब पढ़ेंगे तो सुनेंगे ध्यान से, पता चल जाएगा। चलो, मैं विरोधाभास में जाता ही नहीं हूं, मैं मुद्दा इतना है खाली कि जो 1.5 करोड़ लोग, बच्चे, जो युवा हैं, जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं, क्या उनमें से 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा? 1 लाख गांव इस प्रदेश के अंदर हैं, मैंने ये भी लिखा था कि अगर 1 लाख गांव हैं और आप 1 करोड़ को रोजगार देते हैं तो 100 लोग, 100 बच्चों को हर गांव में रोजगार मिलना चाहिए। अब आप 1.25 करोड़ की बात कर रहे हैं तो 125 बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार हर गांव में मिलना चाहिए। बटन तो दब गया। देखना चाहते हैं उनकी लिस्ट जारी करिए ना, हर गांव गांव में जाके, तमाम लोग, हम भी जाते हैं गांव में, कौन से गांव के अंदर 100 बच्चों को, 100 बच्चों को रोजगार मिल गया, ये हम देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कार्य योजना अच्छी है, आपकी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन खाली इवेंट बनकर ना रह जाए। देखिए, हमारी शंका है, हम एक सामान्य नागरिक हैं, हम सरकार से प्रश्न करते हैं, शंका जाहिर करते हैं। आपको याद होगा एक निवेश मेला हुआ था, 2 राउंड हुए थे, उसमें कभी 4.25 करोड़ का, कभी 5.5 करोड़ के निवेश की एमओयू साइन हुए। हम देखना चाहते हैं उस एमओयूज में कितनी फैक्ट्रियां आ गई फील्ड में, उनमें कितनों को रोजगार मिला, ये प्रश्न करने का हक है हमारा। तो सरकार उसके आंकड़े जारी करे। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आऊंगा आपके पास। एक एक राउंड सबसे बात कर लेते हैं। पहले विश्वविजय सिंह, आपकी पार्टी ने लगातार मोर्चा खोल के रखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले आपके जब अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जेल से छूट के आए तो उन्होंने कहा कि हम पोल खोलो अभियान चलाएंगे। भाई, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1.25 करोड़ रोजगार की घोषणा कर रहे हैं, लोग
अश्विनी शाही बता रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो आखिर आपका विरोध का आधार क्या है? आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं या आपके पास कोई ठोस आंकड़े हैं कि आप इन चीजों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी आंकड़ों की बाजीगरी में प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगारों को उलझाना चाहते हैं। आज उन्होंने संत कबीर नगर के, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि संत कबीर नगर के एक मजदूर से उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि बाहर जितना हम कमाते थे उतना संत कबीर नगर में कमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी आज संत कबीर नगर के कटबंध गांव में कांग्रेस पार्टी ने एक मजदूर पंचायत का आयोजन किया। गोरखपुर के खोराबार में हमने मजदूर पंचायत का आयोजन किया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में आज हमने मजदूर पंचायत का आयोजन इसलिए किया कि क्या मुख्यमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी जो लोगों को कोरोना के अंदर भी और उसके पहले भी रोजगार देने की बात कर रहे थे, क्या उसमें वास्तव में लोगों को रोजगार मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो हम उसका स्वागत करें। लेकिन दुर्भाग्य से कटिबंध गांव के लोग, डुमरियागंज के लोग और मुख्यमंत्री जी के स्वयं के जिले के कोराबार ब्लॉक में हुई मजदूर पंचायत में वहां के मजदूरों ने अन्य रोजगार की बात छोड़िए, उद्योगों में रोजगार की बात छोड़िए, जो मनरेगा में रोजगार देने की बात हो रही थी वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शंका और सवाल हमारा इसीलिए सरकार से है कि आप आंकड़ों की बाजीगरी छोड़िए, आप लोगों को वास्तव में रोजगार देने की बात करिए। और जब इतिहास की बात आदरणीय शाही जी ने किया तो आपको ये इस बात को भी जानना चाहिए कि पिछली सरकार ने ही जिस कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, विश्वजीत के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन यहां पर एक सवाल अश्विनी शाही आपके साथ बन रहा है और वो सवाल ये है कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाई कार्य योजना क्या है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि जो स्किल मैपिंग की है, 30,47,000 लोगों की स्किल मैपिंग की गई और 30,47,000 लोगों की स्किल मैपिंग की गई जो वापस लौटे हैं हमारे अपने उत्तर प्रदेश में। फरवरी का आंकड़ा मैं देख रहा था, जब आखिरी बार विधानसभा चल रही थी, बजट सत्र चल रहा था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक फिगर दी थी, 39 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड थे। ये बजट सेशन के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री का डेटा था। तो साहब आपने मान लीजिए 40 लाख को पकड़ के चलते हैं, 40 लाख वो हो गए और 30 लाख ये हो गए, तो 70 लाख बेरोजगार, करीब 70-71 लाख बेरोजगार आते हैं। 1.25 करोड़ का दावा हो गया। ये बाकी वाली फिगर को लेके भी लोग बाग बहुत सवाल कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती ये है कि जो जनता इस कार्यक्रम को, दर्शक देख रहे हैं, वो अपने सवाल भी कर रहे हैं और हम समय समय पर उस सवालों को स्क्रीन पर लाएंगे, आप लोग भी देख सकते हैं। ये जो एक सवाल किया है हमारे दर्शक ओम दत्त ने, कितनी शैक्षिक योग्यता वालों को रोजगार मिलेगा, ये भी बताएं। तो एक बात तो ये है कि जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड हैं उनकी बात है, दूसरी तरफ ये जो मजदूर लौट के स्किल है, इसमें उनके डिग्री की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर विश्वविजय ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने बात कर ली और खलीलाबाद का किसान बड़ा खुश है। विश्वविजय कह रहे हैं कि इन्होंने किसान पंचायत की और उसमें कह रहे हैं कि साहब काम ही नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये घालमेल जो हो रहा है, ये कैसे साबित करेंगे आप? उत्कर्ष जी, देखिए ऐसा है कि अगर राजनीतिक दलों के चश्मे से देखें या आंकड़ों की बाजीगरी अगर करें, तो देखिए आंकड़ों की बाजीगरी अगर हमारे दर्शकों की बात भी कीजिएगा, ये कोई दर्शकों की बात नहीं, ये फेसबुक है, नहीं है, जनता जी के सवाल कर रही है, वो जाने जी। उत्कर्ष जी, मैंने कहा, विश्वविजय जी ने कहा, विश्वविजय जी जाते हैं गांव गांव में, देखते हैं, लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहूंगा, देखिए फिर मैं इतिहास में ले चलूंगा और बहुत दूर नहीं ले चलूंगा। कांग्रेस ने 2014 तक सरकार चलाया, उसके बाद क्यों एक जरूरत महसूस हुई कौशल विकास मंत्रालय बनाने की, क्यों जरूरत महसूस हुई? और वो राजीव गांधी जी को भी हो सकता था, मनमोहन सिंह जी को भी हो सकता था, इंदिरा जी को भी हो सकता था, वो भी हमारे एक मजबूत प्रधानमंत्री हुआ करते थे लोकतंत्र में।
2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही क्यों यह आवश्यकता पड़ी कि हिंदुस्तान में कौशल विकास मंत्रालय भी होना चाहिए। तो जो ये रोजगार का सृजन हो रहा है आज उत्कर्ष जी, वो रोजगार का सृजन इसको कहेंगे इसकी कई ब्रांचेज हो गई हैं। पहले क्या होता था, हम लोग ये सोचते थे कि हमारे लड़के को सरकारी नौकरी लग जाएगी, वो वन में लग जाएगा, वो रोडवेज में लग जाएगा, वो सचिवालय में लग जाएगा, वो पीडब्ल्यूडी में लग जाएगा। तो अब जो है रोजगारों का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और उस डाइवर्सिफिकेशन में प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रिशियन से लेकर ये सबकी स्किल मैपिंग की जा रही है। और जो आपने कहा श्रम मंत्री जी का बयान, श्रम मंत्री जी ने अगर सब मिलाकर 75 लाख का आंकड़ा आपने दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो उसमें देखिए जो स्किल और अनस्किल की बात है, रोजगार का अगर हमने कोई किसी चीज की परिकल्पना की, जैसा कि अभी माननीय सिंह साहब ने कहा कि परिकल्पना तो संकल्प तो ठीक है, तो जब अगर संकल्प ही नहीं करेंगे तो उस सपने को साकार कैसे करेंगे आप? समय लगता है चीजों में। आज अगर घोषणा हुई, उत्कर्ष जी तो हमको 1 मिनट का समय दीजिए। अगर आज आपने संकल्प लिया तो उसको संकल्प को साकार करने में, धरातल पर उतारने में समय लगेगा। लेकिन आपको 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, CII, नेरेडा और IIA से 3 लोगों से जो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक MOU साइन किया है, उस MOU में 11.5 सवा 11 लाख लोगों के भर्ती करने का MOU हुआ है। अब आपको ये इस पर आइए, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में रियल एस्टेट दबा हुआ है। रियल एस्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था, वो हैदराबाद से लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर सारे मजदूर हमारे वहां आए हैं वापस। उसमें मजदूरों के भी नौकरी का प्रावधान है। जो आज मनरेगा में 202 रुपया किया, वो अभी योगी सरकार ने किया। आपको ये जानकारी है? बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का भी हम मैपिंग कर रहे हैं और सारे लेबर चले आए। रियल एस्टेट सेक्टर की हालत इतनी खराब है, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहे, लोग मकान बिक नहीं रहे हैं, जमीन जा नहीं रही है, तो ये मजदूर जो हैं वो अकेले क्या बैठ के मुफ्त में बिल्डिंगें बनाएंगे? एक बात। दूसरी बात, एक जो है सवाल आया है हमारे दर्शक का, चौधरी सचिन ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि आखिर कौन सी भर्ती पूरी कर दी है आपकी सरकार ने? तो चलिए, एक उनका प्रश्न अपनी जगह पे है। बढ़िया है। प्रताप सिंह जी, सर ये बताइए कि ये शाही जी ने बता दिया कि स्किल मैपिंग कर लेंगे और MOU कर लिए, 11 लाख MOU कर लिए इन्होंने। आपने जो बात कही कि भाई 2 पहले भी बड़े बड़े समिट हुए, इसमें वो नहीं हो पाया, और इनका ये भी कहना है कि संकल्प कर लिया यही कम है क्या? तो भाई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व 7 साल पहले 2 करोड़ नौकरी देने का संकल्प कर लिया था, तो उसका क्या हुआ? क्या सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है या सिर्फ ये बातों की बात है? आप ज्यादा बेहतर इन चीजों को समझा पाएंगे सर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से। देखिए, मैं बेसिक्स पे आ जाता हूं हमेशा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था 60 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। तो अब 3 साल निकल गए, कहां है रोजगार? बच्चे तो परेशान हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, जा रहा है हाथ से। जिनको मिला है, जो चयनित हो चुके हैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से, उनको भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए। शिक्षा मित्रों के प्रति वादा किया गया था कि शिक्षा मित्रों की समस्या मेरी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज तक 3 साल में समाधान नहीं हुआ उसका। 69,000 शिक्षक की भर्ती का मामला आप देख ही रहे हैं, जो कि दलाल घोटाले में फंसा हुआ है। मेरी आशंका यह है कि बातें ना रह जाए, समय बहुत कम बचा हुआ है, ये खाली संकल्प तक ही ना रह जाए। अब आप, मुझे आशंका इसलिए होती है कि भाई एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, देखिए सरकार ने कोई एक ऐसा एसेट क्रिएट नहीं किया 3 साल में जिसको कह सके हमने ये बनाया। अब एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे की अब टाइमलाइन देखेंगे आप, मैं हर चीज को ध्यान से देखता हूं और बिटवीन द लाइंस पढ़ता हूं। मई 2015 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसकी नींव रखी गई, और आज कितने साल हो गए? मई 20 हो गया, 5 साल हो गए। 5 साल में 50% कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है, और आपको कब तक पूर्ण करना है? 20 अगस्त तक का टाइमलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम इसको जो नवंबर में पूरा कर देंगे, दिवाली पे पूरा कर देंगे, हमें वो भी मंजूर है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप जो टाइमलाइन आपकी सेट होती है, वो टाइमलाइन कभी टिकती नहीं है, कार्य योजना कोई है नहीं।
अब मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शंका है कि ये भी नवंबर तक वो पूरा हो जाएगा, मुझे शंका है, क्योंकि अभी 50% काम पूरा हुआ है, अभी 96% लैंड एक्वायर हुई है, 4% डिस्प्यूट में है अभी। तो मुझे लगता है कि अच्छा है अगर आप संकल्प लें, अच्छा है आप काम करें, लेकिन वो काम दिखाई तो देना चाहिए ना, वो खाली बातों में ना रह जाए। देखो बच्चों को रोजगार चाहिए, हर गांव में 125 बच्चों को रोजगार की लिस्ट दे दीजिए आप। 1 लाख गांव है, शाही साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं भाई। 125 बच्चों के आप लिस्ट दे दीजिए हमें गांव से कि इनको रोजगार मिल गया, जो संकल्प आपने लिया है हम मान जाएंगे। लेकिन अभी जो 60 लाख का संकल्प आपने जब सरकार आई थी तब लिया था, उसका क्या हुआ? उस संकल्प के हिसाब से आप हमें बता दीजिए 60 बच्चों को हर गांव में रोजगार मिल गया, वो भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है केवल बातें ही होके रह जाती हैं, इसलिए मैंने तंज कसा था, बैंक किया था मैंने ट्विटर पे। जी ठीक है, शायद आऊंगा मैं आपके पास। मैं जरा सा विश्वविजय सिंह से एक बात ये करना चाहता हूं कि भाई विश्वविजय सिंह जी, आप लोग भी सरकार में रहे, केंद्र की सरकार में 10 साल आपने शासन किया, बेरोजगारी की समस्या को लेके आपने एक कार्य योजना जो बनाई वो तो ठीक था कि मनरेगा आप लेके आए यूपीए 1 में। उस मनरेगा में भ्रष्टाचार भी तो बहुत है, और अब जब ये सरकार कह रही है कि मनरेगा में भी मजदूर लाएंगे, तो क्या ऐसा तो कहीं नहीं है कि मनरेगा में जो काम दिया जा रहा है उसमें जितने दिन काम दिया जा रहा है उन सबको एक एक दिन को रोजगार जोड़ लिया जा रहा है? मतलब आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए बड़ी योजना है मनरेगा, ऐसा आरोप मनरेगा का जहां तक सवाल है, गोरखपुर में ही मनरेगा एक योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें कमियां कुछ हो सकती हैं उसके नीचे के स्तर पर उसके क्रियान्वयन में, लेकिन उसका बड़े पैमाने पर इसमें असहमत नहीं हुआ जा सकता कि मनरेगा से लोगों को रोजगार मिले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही दैनिक जागरण अखबार में 2-3 दिन पहले छपा था कि बिना एक कुदाल मिट्टी डाले ही पानी भरे पोखरे में की पूरी सफाई हो गई और पूरा पोखरा बता दिया गया कि इतने मजदूर इसमें लगे। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस आधार पर लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है? और जब हम बात उत्तर प्रदेश के प्रवास मजदूरों की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बाहर क्यों जाना पड़ा, तो मैं सवाल करना चाहता हूं अपने आदरणीय शाही जी से कि 14 की बात छोड़िए, आप 89 से बात करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार गई है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीनी का कटोरा होता था, और उस दौर में, इस 89 के दौर में लंबे समय तक आपकी सरकार रही है, पहली बार चीनी मिलों को बेचने का फैसला, जिन चीनी मिलों के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार मिलता था, गन्ने की खेती के माध्यम से जो हमारे गांव के मजदूर थे उनको मजदूरी मिलती थी, लोगों को मिलों में रोजगार मिला था, किसानों को उससे लाभ होता था। लेकिन 89 के बाद कौन से ऐसे कारण बने उत्तर प्रदेश के अंदर कि पूर्वांचल के अंदर पूरे के पूरे गन्ना उद्योग को बर्बाद कर दिया गया? गीडा का डेवलपमेंट 89 के बाद हो पाया क्या अच्छे तरीके से? जो जितने भी जो औद्योगिक बात है, चलिए हम अभी उसमें नहीं जाना चाहते। शाही जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शाही जी 2 सवाल और आ गए हैं आपके लिए। एक तो ये सवाल ये है कि मनरेगा का आपने भी जिक्र किया था, बोले कि मनरेगा की मजदूरी हमने बढ़ा दी। एक वक्त में आप ही के पार्टी के लोग ये कहते रहे थे कि मनरेगा जो है पैसा पानी में डाला जा रहा है, भ्रष्टाचार है। दूसरा, हमारे दर्शक ये कह रहे हैं कि मनरेगा में जो लोग काम नहीं करते उनकी भी हाजिरी लग जाती है, उसके बाद आधे आधे बांट लेते हैं अधिकारी। और एक सूचना मेरे पास है, मैं वो बता के फिर आपके पास आऊंगा कि बांदा में कुछ स्वयंसेवी संस्था के लोगों ने एक नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया। जैसे ही वो काम पूरा हुआ, अखबारों में उसकी खबर छपी, वहां के जिलाधिकारी और वहां के मुख्य विकास अधिकारी और दूसरे अधिकारियों ने वहां पे बोर्ड लगा के उसको भी मनरेगा के भीतर जोड़ दिया और कागज पे दिखा दिया। बड़ा बवाल चल रहा है वहां पर। तो क्या इस तरीके से ये रोजगार के आंकड़े बन रहे हैं? क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले, अभी आज जो ये घोषणा हुई है इसको तो छोड़ दीजिए, तकरीबन 15-16 दिन पहले अखबारों में बाकायदा एक प्रेस नोट जारी हुआ था जिसके भीतर ये कहा गया था कि 90 लाख हमने रोजगार दे दिए। जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 90 लाख रोजगार आपने कैसे दिए, तो उन्होंने बताया, अधिकारी जो बैठे हुए थे, कि
9 लाख एमएसएमईज हैं यूनिट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और सब में हमने एक एक आदमी की नौकरी और लगवा दी तो 90 लाख हो गया। तो साहब ये तो गजब का फार्मूला है भाई। इस हिसाब से तो शुरू कर दे और फार्मूला बढ़ जाएगा, 1 करोड़ 80 लाख हो सकता है क्या? सब घूम फिर के समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि मनरेगा में गड़बड़ी चल रही है, जमीन पे रोजगार नहीं है, आंकड़े झूठे आ रहे हैं, एमओयूज जो हुए एक्सक्यूट नहीं हो रहे हैं, और एमएसएमई के आंकड़ों में इस तरीके से लग रहा है जैसे एमएसएमई दुनिया बदल देने वाली है। शायद कैसे ये ठोस और कब तक, क्योंकि लोगों को ये भी जानना है कि ये 1.25 करोड़ रोजगार कब तक मिल जाएंगे, पैसे है नहीं किसी के पास अब बचे हुए। उत्कर्ष जी देखिए, आपके सवालों का जो ये जवाब मैं शुरू, कई आपने सवाल एक साथ कर दिए, उसमें एमएसएमई से ही शुरू कर देते हैं। आपने कहा एमएसएमई क्या दुनिया, नहीं आपने कहा एमएसएमई, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में और क्रिस्पी बात हो। नहीं एकदम, मैं वही बताना चाहूंगा कि एमएसएमई दुनिया ही बदल देगी। आज एमएसएमई को का प्रारूप जो भारत सरकार ने बदला है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, जो उसका क्राइटेरिया बढ़ाया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का, उसमें आप देखिए जो आज हम सबसे बड़ी चीज, आज चाइना से इस समय ज्वलंत मुद्दा है, चाइना से लड़ रहे हैं, चाइना के चीजों का हमारे हिंदुस्तानी भाई देशभक्ति के कारण उसका बहिष्कार कर रहे हैं। कल को जब छोटे कुटीर उद्योग लगेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश आपका अग्रणी होने वाला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अग्रणी होने वाला है। अभी देखिए कोई चीज शुरुआत होती है तो उसमें बहुत ज्यादा कहीं कमियां आती हैं, चीजें नहीं चालू हो पाती हैं, लेकिन इसी का आगे हो सकता है 10 साल 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको एक अच्छा प्रारूप दिखे, जिसमें वो एमएसएमई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका एक नजीर बनने जा रहा है पूरे विश्व में, जो उत्तर प्रदेश पेश करेगा वो एमएसएमई के माध्यम से होगा। रोजगारों की बात अगर एमएसएमई में करें तो सरकार ने जो एमएसएमई को लोन टॉप अप करने का और लोन देने का जो काम किया है, एमएसएमई को जिंदा करने की बात हुई है। अगर जिंदा होते हैं तो रोजगार सृजन होगा ही होगा, और अपने उत्तर प्रदेश से जो हमारे श्रमिक जहां से बाहर से आए हैं, तो हम उनके श्रमिक बाहर भी गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग गए हैं यहाँ से, दूसरे झारखंड के लोग भी यहाँ से गए हैं, तो हमारे यहाँ जब वो आ नहीं पाएंगे तो ये रोजगार जो हमारे लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं उत्तर प्रदेश के, इनको रोजगार सृजन का समय यही मिलेगा। और विपक्षी दलों का आप क्रिटिक जो भी है हमारे, वो हमेशा करेंगे, वो करने से सरकार को एक एनर्जी मिलती है, जिससे अगर सरकार भी कहीं डिरेल होती है, आप चौथे स्तंभ हैं, आप अगर कहीं सजगता, जैसे बांदा का मुद्दा आपने उठाया, ये मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि सरकार के संज्ञान में लाना आपका काम है। और ये सरकार वाकई आपको मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे किस्म का है। चीनी मिल बेचने का काम किसने किया? भाजपा सरकारों ने किया, उसमें भाजपा का कहीं हाथ नहीं है माननीय विश्वविजय भाई। लेकिन आज के डेट में नहीं सवाल आया, आज चीनी मिलों में विश्वविजय भाई सुनिए, आज चीनी मिलों को बेचने का पहली बार फैसला भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी की सरकार में लिया गया। हाई कोर्ट के स्टे के बाद फिर दूसरी सरकारों ने उसे आगे, बाद की सरकारों ने क्या किया? आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ। आज जो है, तो अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर भाजपा के सरकार में हुआ, हाईकोर्ट ने रोका, लेकिन बेचा बसपा की सरकार ने, तो आज के डेट में क्यों कहते हैं कि मैंने ये शुरू किया था? आज माननीय योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं, मेरे किए हुए कामों का वो कर रहे हैं। ये मानना चाहिए, और ये सत्य है कि सरकारें किसी की नहीं होती हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारें चुन के आती हैं, हमेशा के लिए नहीं, 5 साल 10 साल 15 सालों के लिए। उसमें काम करना उनका अधिकार है, और काम लेना आपके जैसे जागरूक लोगों का काम है। आपने कहा कि जो आलोचक हैं, जो समालोचक हैं, वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। डॉक्टर सूर्य प्रताप हुए हैं, इन्होंने आलोचना की, आपने इनके ऊपर एफआईआर लिखा दी, और आपने ये भी गलत, देखिए गलत, जहां अगर गलत आलोचना हो सकता है सिंह साहब ने किया हो सरकार की नजर में, तो एफआईआर सरकार ने करा दी, उसमें कोई मैं नहीं कहूंगा। ऊर्जा देने का मतलब ये नहीं है कि इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि ट्रांसफार्मर जल जाए। ठीक है, ऊर्जा ठीक है, चलिए जी। डॉक्टर सिंह, अश्विनी शाही ने फार्मूले बताए, मैं फिर आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हालांकि पब्लिक बहुत ज्यादा लोग इस वक्त देख रहे हैं और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं।
हम चलते चलते उन कमेंट्स में से कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये बता रहे थे, एक बड़ी रोजी सी पिक्चर दिखाई शाही जी ने, बड़ा कमिटमेंट दिखाया। आपको क्या लगता है, ढेर सारी सरकारों, आप तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पता नहीं कितनी सरकारों में आपने सेवा दी, तो कितने मुख्यमंत्री देखे, क्या लगता है कि सरकार की जो चाल है और जो वादे हैं, दोनों में क्या सामंजस्य है, क्या हमको भरोसा कर लेना चाहिए? मुझे लगता है कि लोग बहुत परेशान हैं, और ये जो सरकार है, इस सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रही हैं और अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो सरकार को तमाम तरह के ऐसे सपने दिखाने पड़ेंगे, वो सपने दिखाए भी गए हैं और भी दिखाने पड़ेंगे, ताकि लोग उसमें जुड़े रहें। लेकिन जो यथार्थ है, वो सच्चाई ये है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, उसको उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जो परियोजनाएं हैं जो आरंभ होनी चाहिए उनको फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, उनको पैसा मिल नहीं पा रहा है। आपकी जानकारी में है कि इन्होंने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया था, जो गंगा एक्सप्रेसवे, वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। उसमें कितने वर्षों बाद भी 2000 करोड़ का अभी आवंटन हुआ है, लैंड एक्विजिशन आरंभ नहीं हुआ है। मुझे लगता है सरकार बोलती बहुत है, कहती बहुत है, संकल्प भी हो सकता है मन भी इनका बड़ा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन धरातल पे वो चीजें आ नहीं रही है। ये मैं भी निराश हुआ हूं भाई, सरकार को समर्थन करने में हम लोगों का भागीदारी रही है, लेकिन हम भी निराश हो रहे हैं कि वास्तव में सरकार कहती ज्यादा करती नहीं है। ये बार बार इवेंट मैनेजमेंट होकर रह जाता है कि भाई आप निवेश का इवेंट कर दिया, 2 प्रधानमंत्री जी आ गए, आज भी बटन दबा, प्रधानमंत्री ने दबा दिया, ऐसा लगा कि भाई 1.25 करोड़ रोजगार बटन दबते ही आ गए, गांव गांव में पहुंच गए। मुझे ऐसा आभास हुआ, तभी मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा तैयार रहो, हो सकता है दरोगा जी पकड़ने आ जाए, तुम्हें रोजगार चाहिए लो, गांव में लोग बुलाने आ जाए, रोजगार लो। और 1.25 करोड़ रोजगार इस प्रदेश में आ गए तो ये इतनी लोकप्रिय सरकार हो जाएगी कि सरकार को हटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं सरकार को बार-बार हटाना सिंह साहब अभी भी आसान नहीं है, जनता सरकार के साथ है, और आप इस संकल्प को पूरा होते हुए हम और आप दोनों मिलकर साथ देखेंगे कि जो संकल्प किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी ने, वो साकार होते हुए आप देखेंगे। ये डॉक्टर सिंह को पूरी बात कर लेने दीजिए, बीच में टोकने की जरूरत नहीं है जी। देखिए शाही साहब, मैं कोई प्रतिद्वंदी नहीं हूं, मैं तो एक क्रिटिक हूं, मैं तो एक समाज के बारे में देखता हूं, और मैं झेलता भी बहुत हूं, पूर्व सरकारों में भी झेला है, इसमें भी झेल रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी प्राथमिकता है, अपनी जीवन की प्राथमिकताएं होती है कि जान हथेली पर आदमी रख के घूमता है तो घूमता है वो, लेकिन प्रश्न तो हम करेंगे सरकार से, और प्रश्न बार बार करेंगे सरकार से। ये प्रश्न करेंगे कि जो आप जी, लोकतंत्र में जरूरी है, आप मानते हैं इस बात को? देखिए मैं जी, प्रश्न हम कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। हमें सूची दो निवेश की, हमें सूची दो रोजगार, जो 60 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था आपने वादा किया था कि हम बुंदेलखंड में 1 वर्ष में बुंदेलखंड में घर घर टोंटी का पानी पहुंच जाएगा, पाइपलाइन पहुंचेगी। वहां 800 तालाब हैं जो अलाउद्दीन के पुराने जमाने से हैं, उनकी खुदाई तक भी नहीं हुई है। 400 की खुदाई अखिलेश यादव ने कराई थी। अब ये वादे बहुत बड़े हो रहे हैं। एक मिनट में रोकना चाहूंगा, दिक्कत ये है सिंह साहब, बुंदेलखंड का एक दौरा अगर मेरे कहने पर आप कर लें तो आपको पिछले 5 सालों पहले का और अब में फर्क पता है। हमारे डिबेट का सिस्टम थोड़ा अलग है, इसलिए आप धैर्य रखें और बात करने का मौका आएगा, बीच में बात काटने की जरूरत नहीं है, प्लीज। कोई बात, मैं सम्मान करता हूं। देखिए, हमें असम्मान किसी का नहीं करना है, हमें अपनी बात दृढ़ता से करना है, विनम्रता से करना है, लेकिन बीच में बोलना थोड़ा सा, अश्विनी जी बोल रहे हैं, मैं माइंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैं अपनी बात इतनी कहना चाहता हूं, सरकार के हम साथ देंगे, सरकार का साथ हम देंगे, सभी देंगे, पत्रकार देंगे, क्रिटिक्स देंगे, हम लोग देंगे, समाज सेवा के लोग देंगे जो करते हैं, लेकिन सरकार करे तो सही। सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण का मुद्दा बनाया था कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, गुंडा राज खत्म कर देंगे। लोगों को शंका है उस पर कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। आप ही के लोग कहते हैं, हम लोग तो अनुभव कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। हमको शंका कई बार होती है कि अपराध वास्तव में कम हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए, अभी आपने रोमियो स्क्वाड शुरू किया, कहां गया रोमियो स्क्वाड? छेड़छाड़ बंद होगी क्या? नहीं हुई। अब आप आपदा के अंदर भी आप बयानबाजी कर रहे हैं, डीगे हाँक रहे हैं कि हमने 6,000 लोगों के खिलाफ, 5,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। अरे आपात है, इसके अंदर कोरोना चाहिए, इसमें अपनाओ लोगों को। एफआईआर से वायरस नहीं जाएगा, एफआईआर से लोगों को जेल भेजने से वायरस खत्म नहीं होगा। आप ये सोचें कि दर्शकों की जो प्रतिक्रियाओं की स्थिति है और जो उपस्थिति है,
हमने 30 मिनट का प्रोग्राम, हमारा अभी 40 मिनट हो गया। मैं इस प्रोग्राम को अब खत्म करने के लिए, तो शाही जी आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट के भीतर बोलिए, सबका एक फाइनल कमेंट लेके हम इसको समाप्त करना चाहेंगे। बहुत जल्द उत्कर जी, मैं ये बताना चाहूंगा सिंह साहब को कि बुंदेलखंड में अगर पिछले 5 वर्ष पहले ये आप जो है एक सीनियर वरिष्ठ आईएएस रहे हैं और आप रिटायर हुए हैं, आपने लगभग हर जिलों का मुआयना किया होगा, लेकिन आज वो बुंदेलखंड की स्थिति आप जाकर देखिए कि पानी की व्यवस्था पहले से बेहतर है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपदा काल है उत्तर प्रदेश में और चाहे कहीं भी हिंदुस्तान की जनता, आपने अभी सीएए के विरोध देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर नारेबाजी और वो हुआ, पूरे देश में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। आपदा काल में भी लोग चले निकले। आपने कहा कि 600 एफआईआर और 6000 एफआईआर, वो जरूरी है। आपदा जब अगर वो एक आप संविधान के अंदर आप और हम सब लोग आते हैं और एक धारा लगी हुई है आपदा काल की, और उसका उल्लंघन करते हुए अगर कोई पाया जाएगा तो एफआईआर होगी। ये दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि बार बार आपने जो रोजगार और उसकी बात की है, रोजगार का सृजन हम और आप दोनों मिलकर यही देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अगर आने वाले 2 साल अभी बचे हैं इस सरकार के जाते जाते, और आने वाले 5 साल और, जिसकी हमारी 100% की संभावना पूरी है कि हम आएंगे ही आएंगे। ये हमने वो काम किया है यहाँ कि हम दोबारा आ रहे हैं, तो 10 साल बाद आप सरकार देखेंगे, समय देखेंगे कि कैसा होता है। और इसलिए अब हमने पूरी चर्चा सुनी। आज सुबह से जो 1.25 करोड़ रोजगार के वादों की बात हुई, उसके ऊपर हमने भारतीय जनता पार्टी की वो दृढ़ता देखी कि और संकल्प देखा। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम करके दिखा देंगे, लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने बहुत सारे बुनियादी सवाल उठाए हैं। उनके सवाल ये है कि जो पिछली घोषणाएं हैं उनका हिसाब कब मिलेगा, और जब उन घोषणाओं का हिसाब मिलेगा तभी आपकी नई घोषणाओं पर विश्वास भी हो पाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारी नीयत बहुत अच्छी है, सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार अगर डिलीवरी नहीं दे पा रही है, अगर डिलीवरेबल्स नहीं काउंट हो पा रहे हैं, तो ऐसी कोशिशों के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। और ये सवाल लेकर के, जनता के सवाल लेकर के जुबली पोस्ट आपके बीच में हमेशा आता रहेगा, ये हमारा वादा है। जुड़े रहिए हमारे फेसबुक लाइव के साथ। हर रोज शाम 5 बजे हम साथ ही साथ यूट्यूब पर भी लाइव होते हैं, जुबली पोस्ट के इस चैनल पर, और हमारी वेबसाइट www.jublipost.in पर ऐसे ही सवालों के बारे में आपको डिटेल पढ़ने को मिलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, अश्विनी शाही और विश्वविजय सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।